So in PYQ MCQ session, we will start today's session of metallurgy from this MCQ. Look at the MCQ. Correct statement related to Ellingham डायग्राम. So ये क्वेश्चन इलिंघम डायग्राम के ऊपर है. क्या है? At 500 degrees Celsius, coke can be used to extract zinc from ZNO. Option B. At 1400 degrees Celsius, aluminum can be used for extraction of zinc from ZNO. C. At 800 degrees Celsius, copper can be used for extraction of zinc from ZNO. D. Coke cannot be used for extraction of Cu. Coke can be used for extraction of Cu from Cu2. आता हम इलिंघम डायग्राम वरती बेस क्वेश्चन आहे. सो इलिंघम डायग्राम जिसकी मेमोराइज है वो सॉल्व कर सकता है. हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस सीईटी को भी आ सकता है, जेई को भी आ सकता है. ये हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस is given by इक्वेशन. क्वेश्चन आहे डायरेक्टली हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस आहे. माहिती असायला पाहिजे हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस मध्ये होतं काय एक्चुअल हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, तब जाके आंसर आ सकते हैं. आणि अशा प्रोसेसेस कशाच्या एक्सट्रॅक्शन साठी हे माहिती पाहिजे रे. हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस किसके एक्सट्रैक्शन के लिए है? चलो फटाफट बोलो. दोनों 2019 के क्वेश्चन है. जिसको इलिंघम डायग्राम पता है वो सॉल्व कर सकता है. ठीक है, आपके लिए इलिंघम डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, जितनी अच्छी कंसाइज हो सके उतनी. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी वैल्यू 0 -100 -200 से लेके -1200 तक. ये 0, उसके बाद 400
ठीक है, 6 की जगह पे 800, 1200, 1400, 1200, 1600, 2000 केल्विन, ऐसे टेम्परेचर। अब जरा आपको वैल्यूज दिखाता हूं। फोर एल प्लस 3/2 O2 Al2O3, ये है ग्राफ। ये MgO का ग्राफ है, ठीक है। Zn का ग्राफ दिखाता हूं, Zn का। प्राइस Zn प्लस O2 ZnO, ये ग्राफ है। इस रेंज में ये C प्लस O2 गिव्स CO2 वाला ग्राफ है। 300 से ऊपर जाने वाला इसका ग्राफ है, कॉपर का ग्राफ है। जैसे ऐसे ऊपर जाने वाला कॉपर का ग्राफ है। CO2, तो ऐसे ग्राफ्स है। CO का ग्राफ भी ऊपर ही जाता है, CO का ग्राफ भी ऐसे ही ऊपर जाता है। ऐसा CO का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? CO फॉर्मेशन का। सो ये टिपिकल इलिंगम डायग्राम है। तो हाई टेम्परेचर को जिसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव है, हाई टेम्परेचर को जिसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव है, उसकी हाई टेम्परेचर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अब देखो, जिंक का जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, मतलब 400 से ऊपर, उसकी डेल्टा जी हाई टेम्परेचर को कम निगेटिव होती जा रही है। मतलब हाई टेम्परेचर को जिंक की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी डेल्टा जी डिक्रीजेस, मतलब जिंक की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। तो जिंक को अगर आपको रिड्यूस करना है, जिंक को अगर आपको रिड्यूस करना है, यू कैन यूज एल और नॉट। आप एल यूज कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर को डेल्टा जी वैसे भी निगेटिव है ना, किसकी, वैसे भी निगेटिव ही है ना, किसकी, एल्यूमिनियम की। हाई टेम्परेचर को डेल्टा जी किसकी निगेटिव है, एल्यूमिनियम की। मतलब हाई टेम्परेचर को जिंक से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी किसकी है, एल्यूमिनियम की। हाई टेम्परेचर को जिंक से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर Al2O3 फॉर्म करने की, ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी किसकी है, एल्यूमिनियम की। तो इसका मतलब क्या, एट हाई टेम्परेचर स्टिल डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू कम हो रही है, निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिक्रीज हो रही है, किसकी, Al की। लेकिन Al की निगेटिव वैल्यू किसके, जिंक के निगेटिव वैल्यू से ज्यादा है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए जिंक एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के रिएक्शन की जो डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यू है, वो कम कम होती जा रही है जिंक के लिए। मतलब जिंक का ऑक्सीजन के साथ होने वाला कॉम्बिनेशन लेस फेवरेबल है एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा जी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। एल की भी डेल्टा जी की वैल्यू कम निगेटिव होती जा रही है, लेकिन डेल्टा जी ऑफ एल for combination with oxygen to form oxide is still more negative than that of zinc। समझ में आ रहा है, यानी कि Al की जिंक से ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड फॉर्म करने की एट हाई टेम्परेचर, किसकी, Al की। तो अगर Al को यूज किया, वो जिंक में से ऑक्सीजन निकाल सकता है एट हाई टेम्परेचर। तो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया, कुछ समझ में आया गाइस, टॉकिंग, कुछ समझ में आया Yes, गर्ल्स, sir. Yes, गर्ल्स sir. समझ में आया। तो बाकी कुछ ग्राफ देखो ना, देखो ये ग्राफ तो देख ही सकते हो, कौन सा, ये वाला, ये सर नो। तो ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ देखो, एंड ये वाला ग्राफ देखो। तो इसका मतलब क्या है, एट हाई टेम्परेचर स्टिल डेल्टा जी ऑफ एल्यूमिनियम इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, बट स्टिल एल्यूमिनियम हैज मोर टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर
than zinc. So at high temperature you can use aluminium to remove oxygen from ZNO. ZNO से ऑक्सीजन निकालने के लिए एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो एट हाई टेम्परेचर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। समझा सबको, आया ना? समझा सबको कैसे Yes, सॉल्व किया? sir. हाँ, तो अब और एक फंडा याद रखना है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे कि जिंक, Fe भी है, कॉपर भी है, पीबी भी है, पीबी, Fe, कॉपर, जिंक, पीबी, Fe, कॉपर, जिंक, इनकी डेल्टा जी लेस निगेटिव होती है एट हाई टेम्परेचर। इनकी डेल्टा जी लेस निगेटिव होती है एट हाई टेम्परेचर, मतलब कॉपर, पीबी, जिंक, Fe, ये 4-5 जो मेटल है लेस रिएक्टिव, उनके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी एट हाई टेम्परेचर कम होती जाती है। कैसे पता चला? डेल्टा जी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव बनती है डेल्टा जी तो हम लोग मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन डेल्टा जी इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ इनकी कंबाइन होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, ऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती जा रही है एट हाई टेम्परेचर, यानी कि एट हाई टेम्परेचर इनके ऑक्साइड लेस स्टेबल है, तो एट हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम इनको रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम इनको रिड्यूस कर सकता है। समझ में आ गया? इनलेस रिएक्टिव मेटल को। लेकिन Mg या आयन जैसे मोर जो Mg वगैरह जैसे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके लिए आपको ये कार्बन वगैरह या ऐसे रिडक्शन करके कोई मेटल दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आप हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या कर नहीं सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके प्यूरिफिकेशन के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वगैरह वही मेथड यूज करनी पड़ेगी। समझ में आया? ये समझ में आया सबको? अब इसके बारे में सोचो, एकदम सिंपल है ये तो। Option B. हाँ, कसं Option B. कसं Sir, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस जो है वो क्या है? हॉल extraction of हेरॉल्ड्स प्रोसेस, alumina from aluminium. दैट्स इट, तो इतना ही काफी है। हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, बराबर, वेयर वेयर कार्बन इज यूज्ड एज reducing एजेंट। करेक्ट? आया ना? यस और नो? समझ में आया? तो Yes, डायरेक्टली sir. आंसर प्रेडिक्ट कर दिया, डायरेक्टली आंसर टू प्रेडिक्ट कर दिया। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो। इसमें दोनों चीजें होगी, प्रोसेस भी डिस्कस करके होगी। चलो फटाफट करो। हो गया Done, sir. स्क्रीनशॉट? सबका हो गया? तो चलो कुछ और देखते हैं। इसको रब करता हूं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करो तो हो सकता है। और कुछ दो चार करते हैं डिस्कस। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर, फ्रॉम दी sulfide ore, metal is finally obtained, metal is finally obtained by oxidation of, by oxidation of
कॉपर सल्फाइड विद किसके साथ ऑक्सीडेशन करके और ऑप्टेन किया जाता है? गाइस बैटरी थोड़ी सी कम है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। रुको ऑप्शन लिखता हूं, आप प्रेडिक्ट करते रहो, तब तक मैं कुछ प्रोविजन करता हूं। किसके साथ ऑक्सीडेशन करके ये किया जाता है? फटाफट चलो बता दो। चलो इसके बारे में बोलो फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम, फटाफट बोल दो। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बाय स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग गैंग रिमूव करने के लिए करते हैं ना, बाय स्मेल्टिंग यूजेस सिलिका एज एडिटिव। क्या कहा जाता है सिलिका को? फ्लक्स कहा जाता है ना। टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए ऐड किया जाता है? ए Cu2O, बी FeS, सी FeO, डी Cu2S। कौन सी इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए ये सिलिका फ्लक्स ऐड किया जाता है? कौन सी इंप्योरिटी? सिलिका कौन सा है? सिलिका ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक फ्लक्स है, सिलिका ये एसिडिक फ्लक्स कैटेगरी में आता है। नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है तो एसिडिक फ्लक्स है। तो बेसिक गैंग रिमूव करने के लिए, बेसिक गैंग रिमूव करने के लिए ये सिलिका यूज किया जाता है। चलो इसके बारे में देखो, फिर आगे की बात करते हैं। फटाफट ऐसे क्वेश्चंस करो। कितने हैं यहाँ पे? 5 ही तो है। तेजस, अनन्या, ऐश्वर्या, सृष्टि, बस। बाकियों का तो पता नहीं, बाकियों का शायद हो चुका है पढ़ाई। इन ऑल हेराल्ड्स process aluminium is deposited at cathode, बराबर। the cathode is made up of, इसलिए आपको बोला था कि पढ़ो ये पूरा, पढ़ा नहीं ना इसलिए हो रहा है। क्यों नहीं पढ़ा? टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रे? टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा? बोला था ना टॉपिक पढ़ो। बोला था ना टॉपिक पढ़ो, आया ना? तो चलो बोलो फटाफट।
नहीं याद है, वेरी गुड। क्या करें अब, अगर याद नहीं है तो, अरे याद है कि नहीं? वैसे भी प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइल के और दो मेथड है, बेयर्स मेथड एंड हॉल्स मेथड। बेयर्स मेथड में इम्प्योरिटी क्या रहती है वो भी पता करो, हॉल्स प्रोसेस में इम्प्योरिटी क्या रहती है वो भी पता करो। एंड बेयर्स प्रोसेस प्रोसेस में आप क्या यूज करते हो, Na2CO3 यूज करते हो या कुछ और यूज करते हो वो भी देखो। हॉल्स प्रोसेस में क्या यूज करते हो वो भी देखो। दोनों केसेस में आप Na2CO3 NaOH कब क्या यूज करते हो ये आपको देखना है। बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस प्रोसेस बॉक्साइट की वो भी देखना है। मैं आपको एक एक चीजें बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, मतलब क्या क्या आप लोगों ने देखना है घर पे, ये बता दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो तो इसका प्रॉब्लम होने ही वाला है। आप लोग पढ़ते नहीं हो तो इसका प्रॉब्लम होने ही वाला है। एन वक्त पे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे फिर कि अब सर क्या होगा, क्या पढ़े क्या नहीं। घर पे थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ते काम हो जाता। नहीं पता है क्या इसमें से किसी का भी आंसर? फटाफट बोलो हाँ या ना। नहीं पता है तो आगे जाएंगे। Sir, CO2O first, sir. CO2O, देखो जरा ध्यान से कि CO2O ही है कि कुछ और है। CO2O ही है या कुछ और है, जरा देखो। नए बुक में ये सब कुछ नहीं है, पुराने बुक में देखना पड़ेगा। नए बुक में सिर्फ जोन रिफाइनिंग वगैरह ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सीयू करते सल्फाइड ओर से ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड किसके साथ किया जाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड किसके साथ किया जाता है? और इसको बोला जाता है एक नाम, इसको मैटे, क्या कहा जाता है इसको? मैटे कहा जाता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। और इससे जो SO2 के वेपर्स निकलते हैं बाहर, इसके कारण आपको जो कॉपर मिलता है थोड़ा सा इम्प्योर होता है, उसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर के ऊपर ऐसे मतलब SO2 बाहर जाने की वजह से थोड़े से मतलब क्या मार्क्स आते हैं, इसको यहाँ से जो कॉपर मिलता है इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है, जहां कहीं भी मिले ये चीजें मैं बता रहा हूँ वहां से देख लो। तो आंसर ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ब्लिस्टर कॉपर। आगे सिलिका किसके लिए, सिलिका किसके लिए कौन बताएगा? सिलिका किसके लिए F, कौन बताएगा? FeO, हाँ, FeO. या तो FeO होता है या CaO होता है, दो ही होते हैं। दो तरह की इम्प्योरिटी, FeO या CaO इम्प्योरिटी होती है। किसमें? इन कॉपर, देयरफॉर FeO एंड SiO2 अगर इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो यह FeSiO3 आयन सिलिकेट की स्लैग बनती है। आयन सिलिकेट स्लैग बन के रिमूव किया जाता है FeO इम्प्योरिटी को। कैल्शियम ऑक्साइड होता तो CaSiO3 बनता, कैल्शियम सिलिकेट बनता, अब FeSiO3 बना। तो ये जो दो इम्प्योरिटी होती है, ये इम्प्योरिटी जनरली रिमूव करने के लिए सिलिका यूज की जाती है। हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस बोलो, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में क्या, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में क्या? E. हाँ, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है? किसी को अगर याद हो तो जरा ध्यान से बता दे कि हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के वक्त क्या यूज किया जाता है याद किसी को?
होप सो कुछ तो याद है। सर हाँ बोल। सर CO2S आणि FES च्या म्हणजे मिक्सरला माटे म्हणतात ना. CU2S आणि FeS चे मिक्सर का? हा रुक जरा देखते हैं। CU2S एंड FeS की CU2O, इसके इसकी जगह पे FeS कह रही है, देखता हूं मैं इन दोनों CU2 है क्या, ठीक है Yes, sir. देखता हूं। कार्बन यूज किया जाता है किसमें, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में। दूसरी और एक चीज जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, और क्या देखना चाहिए आप लोगों ने, देखना चाहिए जब लीचिंग होता है बॉक्साइट का, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, उसमें दो प्रोसेस यूज की जाती है, हॉल्स प्रोसेस एंड दूसरा बेयर्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में क्या और बेयर्स प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, बेयर प्रोसेस में NaOH यूज किया जाता है, हॉल्स प्रोसेस में आई गेस Na2CO3 यूज किया जाता है लीचिंग में। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है, ये दो चीजें ध्यान में रखना है। समझ में आया क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या पढ़ना है, आया ना, कुछ समझ में आया? Yes, sir. तो चलो स्क्रीनशॉट करो, इसके बारे में देखते हैं। ये FeS है कि CO2 है, CO2 है, देखते हैं, मैं Sir, देखता हूँ। FES च आहे. हा बघतो मी स्टँडर्ड बुक मध्ये तुम्हाला सांगतो FeS आहे की CO2S आहे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट करो फटाफट। Done, sir. हो गया? तो चार पांच क्वेश्चन और मैं क्या करता हूँ, दो तीन क्वेश्चन और सामने लिखता हूँ, उनके कॉन्टेक्स्ट में जितना भी आपको डेटा दिखे, उन सभी क्वेश्चन के लिए जो भी डेटा आपको दिखे उससे रिलेटेड सभी डेटा पढ़ो, सभी डेटा उससे रिलेटेड पढ़ो, सो दैट आपका ऑलमोस्ट खत्म होगा क्या, आपका ऑलमोस्ट खत्म होगा क्या। आपका ऑलमोस्ट खत्म होगा क्या। ये टॉपिक का प्रिपरेशन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड है, पूरा ब्लास्ट फर्नेस देखना है इस क्वेश्चन के लिए। स्लैग फॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग फॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस रिमूव्स इम्प्योरिटी ऑफ, कौन सी इम्प्योरिटी रिमूव होती है जब स्लैग बनता है, तो SiO2 या CaO या फिर CO2 या फिर FeO। इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस देखना है, इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस देखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस आपको देखना ही पड़ेगा। करेक्ट मैच के लिए आपको प्यूरिफिकेशन की सभी मेथड देखनी पड़ेगी। देखो प्यूरिफिकेशन की मेथड एंड मेटल, ऐसा कॉम्बिनेशन है, करेक्ट मैच पूछा है। लीचिंग AG जोन, रिफाइनिंग SN, लिक्वेशन, सुना है कभी लिक्वेशन, लिक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ो, पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर दो आज की आज। वैन आर्कल ZR, सिंपल है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। मेटल ऑक्साइड that can be reduced to metal by कार्बन, कार्बन जिसको रिड्यूस नहीं कर सकता वो कौन सा है,
कार्बन जिसको रिड्यूस नहीं कर सकता वो कौन सा है? Al2O3 है या फिर PbO है या फिर ZnO या फिर लास्ट वन या फिर 2O3 है। अब जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है उससे भी जिस मेटल का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए, या फिर जिस मेटल का मेटल ऑक्साइड बनते वक्त जो रिएक्शन हो रही है मेटल की ऑक्सीजन के साथ, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जिसका ज्यादा नेगेटिव, कार्बन के रिएक्शन से भी ज्यादा नेगेटिव, मतलब कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जो CO2 या CO फॉर्म करने की टेंडेंसी है उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जितना नेगेटिव है उससे ज्यादा जिस मेटल का डेल्टा जी नेगेटिव है वो मेटल कार्बन के कारण रिड्यूस नहीं हो पाएगा। दैट्स इट। इलिंगम डायग्राम का भी यही कहना होगा। तो इलिंगम डायग्राम देखो क्या आंसर आता है वो भी देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो पढ़ के या इलिंगम डायग्राम देख के। अगेन आपको करेक्ट मैच वाला क्वेश्चन देता हूं जिसमें बहुत सारा प्रिपरेशन हो सकता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। अभी बताया मैंने, बेयर्स प्रोसेस Na2CO3 होता है क्या? बी मैटे, मैटे वही है रे, मैटे सी वैन अर्कल AgI एंड डी बोला है थॉमस लैग। रॉ मटेरियल रिमूवल फ्रॉम सीमेंट। तो ये जो है ये 4 क्वेश्चन घर पे कर दो। इनसे रिलेटेड सभी डेटा पढ़ो। हो सकता है ना? पढ़ सकते हो ना? इनसे रिलेटेड सभी डेटा है ना यस गाइस? सर। पॉसिबल है ना इनसे रिलेटेड सभी डेटा पढ़ना? इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस यानी कि आयन का एक्सट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए लीचिंग वगैरह जो सब मेथड है उनकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए जो मैंने आपको बुकलेट दिया है ना, बुकलेट है ना, मैंने जो आपको बुकलेट दिया है जेरोक्स, पता है ना? यस सर। आपको मिला है कि नहीं मिला है? अरे यस 12th का, सर। हाँ, उस बुकलेट में जितना कंटेंट है क्या इससे रिलेटेड, जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड 84 to 94 पेज नंबर 10, उसमें से पहले 2-3 पेजेस सब पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर वहीं पे मिल जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। किसका? मेटलर्जी का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या इससे रिलेटेड जो पेपर है, पेपर का शेड्यूल भेजता हूँ। कौन सा पेपर हम लोगों को पहले लेना था वो पेपर भेजता हूँ। 2-3 कंबाइन पेपर लेते हैं और फिर क्या बाकी की टेस्ट आपको भेजता हूँ। एटलीस्ट इस सैटरडे संडे हो सके, सैटरडे नहीं एटलीस्ट संडे हो सके, एक पेपर देने के लिए आ जाना। एक पेपर देने के लिए नीट वाले आ जाना, जेई वालों का, ठीक है, एंड किसका सीटी वालों का ऑनलाइन, और नहीं ही आ सकते हो तो ऑनलाइन ले लेंगे या फिर पेपर भेज दूंगा, सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट कर लो। दिस इज इनफ फॉर टुडे। और पढ़ाई करते रहना है क्योंकि ये लास्ट पेज है। इस पेज में अगर ढीले पड़ गए तो शायद 2-5 मार्क का नुकसान हो जाए, और 2-5 मार्क का नुकसान हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा आपको उसका रीपे करना पड़ेगा। अभी लिथार्जिक मत रहो। कितने दिन है एग्जाम में? अभी एग्जाम में कितने दिन रह गए अभी गाइस? आज 11 है ना? 11th है ना? आज 11th ऑफ अगस्त। यस सर। कंप्लीटली 1 मंथ रह गया, बराबर 1 मंथ रह गया कि नहीं? यस सर। हाँ, 15 दिन में एग्जाम या 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम। हम लोग अपनी एग्जाम 3 या 4 पेपर और कंबाइन पेपर 3 या 4 एंड क्या मतलब होल सिलेबस पेपर 3 या 4 एंड कंबाइन पेपर 3 या 4, ऐसे 5-6 पेपर लेके या 7 पेपर लेके हम लोग अपना जो है वाइंड अप कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, सॉरी, और ज्यादा से ज्यादा कितने 11 है, 24, 25, 20, 20
8 तक या फिर श्री कृष्ण जयंती तक क्या करेंगे, 15-20 दिन ले लेंगे, उसमें से 7 या 8 टॉपिक बड़े बड़े हम लोग और कवर कर लेंगे 11 के। जैसे कि यहाँ पे देखो 8 या 9 एमसीक्यू हम लोगों ने कम टाइम में डिस्कस कर लिए, ऐसे रोज 8 या 9, 5-6, 5-6, 8 या 9 भी एमसीक्यू डिस्कस करके हो गए 10 लेसन के। चलो मान लो 10-10 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू भी डिस्कस करके हो गए, फिर भी एटलीस्ट उन 100 एमसीक्यू पे के बेसिस पे आप लोग 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकोगे। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चन। आई बेट आगे के 20 दिन में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन की हेल्प होगी। नीट के लिए, जेई के लिए भी कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन की हेल्प होगी। और अगर उनमें से कोई लेसन किसके लिए है, सीईटी के लिए है, तो आपको कम से कम सीईटी में भी 5 या 10 मार्क की हेल्प होगी, ये मैं श्योर शॉट कहता हूँ। तो चलो मिलते हैं कल कौन से टॉपिक के साथ, बायोमोलिक्यूल या जो आप चाहोगे उसके साथ, उसके एमसीक्यू के साथ। बाय गाइस।